हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपका 15 नंबर चैप्टर है प्रशस्त भेषज विज्ञान। यानी कि चिकित्सा करने के लिए हम जो भेषज लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो सभी हम देखेंगे आज यहाँ पे। देखिएगा, रोग की परीक्षा के उपरांत में भेषज की परीक्षा करनी चाहिए। चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए औषधि के प्रशस्त गुणों से युक्त होना आवश्यक है औषधि को। तो अब प्रशस्त भेषज कौन सी होती है, इसमें आपको कोटेशन देखना। तद एव युक्तम भेषजम यद आरोग्य कल्पते स च एव भेषजाम श्रेष्ठो रोग्यभ्यो य प्रमोचयेत। मतलब क्या है, प्रशस्त भेषज कौन सी है, भेषज कौन सी अच्छी होती है। औषधि वह होती है जो रोग को दूर करके हमें आरोग्य प्रदान करने में समर्थ होती है, वही औषधि क्या होती है, प्रशस्त होती है। अब आता है भेषज के गुण, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आता है बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पना संपन्न चेति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। चरक सूत्र स्थान में ये आपके दिया हुआ है, देखना। और अष्टांग जो है उसके अंदर है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। देखिएगा, मतलब औषध जो है वो 4 गुणों से युक्त होनी चाहिए। इसमें पहला गुण है उसमें बहुता, यानी वो अधिक मात्रा में हर जगह है, सावधानी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। योग्यता, तीसरा है अनेक विध कल्पना, और चौथा है संपन्न। आगे पढ़ते हैं इनको एक एक करके डिटेल से हम। देखना, बहुता, बहुता का मतलब है औषधि द्रव्यों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। जिस औषधि की उपलब्धता अधिक होती है तथा अधिक स्थानों पर मिलती है वही क्या होती है, प्रशस्त औषधि होती है। क्लियर। फर्स्ट। सेकंड है योग्यता, रोग और रोगी के बल अबल की दृष्टि से औषध जो होती है द्रव्यों में प्रयोग की जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। जो औषधि दोष दूष्य बल काल देश मात्रा व्यय आदि का विचार करके अगर रोग के समूह पर प्रयोग की जाती है तो वह रोग के समूह को नष्ट करने में समर्थ होती है, वही औषधि क्या होती है, उत्तम मानी जाती है। अब होती है अनेक विध कल्पना, जिस औषधि की हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं बना सकते हैं रोगों के लिए, उसे बोलते हैं अनेक विध कल्पना। देखना, जिस औषधि की स्वरस कल्क हिम फांड क्वाथ चूर्ण शीरपाक आदि अनेक प्रकार की कल्पनाएं तैयार की जा सकती हैं वह औषधि श्रेष्ठ होती है। क्योंकि रोगियों का बल और प्रकृति समान नहीं होने के कारण एक ही अवस्था में, यानी कि एक ही, यानी या तो स्वरस है तो स्वरस का ही प्रयोग करेंगे सब रोगों पे, हैं, सभी के ऊपर सरोस कर लेंगे, स्वरस ही पिला देंगे सबको ही, चाहे कैसा भी रोगी हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबका बल जो होता है रोगियों का समान नहीं होता, उनकी प्रकृति जो होती है वो समान नहीं होती, जिसके कारण क्या होती है, हमें अनेक प्रकार की कल्पनाएं बनानी पड़ती हैं, प्रयोग करना संभव नहीं है। जिस अवस्था में जिस औषधि की रोग और रोगी के बल के अनुसार कल्पना की जा सकती है वही औषधि श्रेष्ठ होती है। यानी कि रोगी के बल के अकॉर्डिंग और रोगी के अकॉर्डिंग हम उस औषधि की जिस प्रकार की कल्पनाएं बना सकते हैं, जिस प्रकार की रोगी को आवश्यकता है, वह जो औषध होती है वह श्रेष्ठ मानी जाती है। अब होता है संपत। संपत का मतलब होता है प्रयुक्त औषध अपने गुण, यानी कि रस वीर्य विपाक और प्रभाव तथा कर्म, यानी कि दीपन पाचन लेखन अनुमान आदि कर्मों से युक्त होती है। इसके अलावा वो जो औषध हम लेते हैं वो नवीन अवस्था में होनी चाहिए। आचार्य ने नवीन औषध को प्रयोग करने का विधान बताया गया है, क्योंकि परंतु कुछ द्रव्य जो होते हैं पुराने हितकर होते हैं, लेकिन नवीन द्रव्य जो होते हैं वो उत्कृष्ट वीर्य शक्ति संपन्न होते हैं। विडंग है, घृत है, मधु है, धान्य का पिपली, ये जितने ज्यादा पुराने होते हैं उतने ज्यादा अच्छे होते हैं। आचार्य चरक ने संपत्थ औषधि द्रव्यों के संपर्क में कहा है कि तानी तो द्रव्याणी देश काल गुण भाजन संपद वीर्य बलाधान क्रिया समर्थमानी भवंती। यानी कि ये देश द्रव्य देश संपद काल संपद गुण संपद और भाजन संपद होने पर वीर्य के उत्कर्ष होने पर कर्म करने में समर्थ होते हैं। तो मेन बात है कि औषध जो थी उसके गुण क्या होते हैं, उत्तम औषधि के गुण क्या होते हैं। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे 4 औषधि गुण होते हैं, बहुता, योग्यता, अनेक विध कल्पना और संपद। अब है औषधि का निष्कर्षण। औषध का निष्कर्षण यानी कि ड्रग्स जो होती है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे निकलता है, उसके लिए 2 विधियां है। ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है।
देखते हैं हम, आपको जो करना है, याद करना है, वो देखते हैं। आपको जो लिख के आना है वो ये है, पोलरिटी किसी विलय की किसी विलय में घोलने की क्षमता का प्रतीक होता है। पोलरिटी क्या होती है? किसी विलायक को की किसी विलय में घोलने की क्षमता। सामान्य रूप से तेलीय पदार्थ कम पोलर ध्रुवीयता से जानते हैं, पोलरिटी वाले होते हैं, तथा अतेलीय पदार्थ जो होते हैं वो पोलरिटी जो होती है, जिनमें पोलरता का गुण जो होता है, ध्रुवता का गुण जो होता है वो अधिक होता है। इसलिए अतेलीय विलायक किसमें घुलेंगे? अधिक पोलरिटी वाले विलायकों में विलय होते हैं। देखिए, औषध निष्कर्षण की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, आपको ये करके आना है। एक तो गर्म विधि है और एक ठंडी विधि है। कैसे? गर्म विधि से किस तरह से एक्सट्रैक्शन निकलता है? एक गोल तल वाले फ्लास्क में 25 ग्राम हमने औषध का यकृत चूर्ण लिया और 200 ml हमने क्या लिया? विलय लिया। ठीक है, इसे लेकर इसे हीटिंग मेटल पर एक निश्चित तापमान 60 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया तथा फ्लास्क के ऊपर हमने रिफ्लेक्स यूनिट लगाकर 12 घंटे तक गर्म किया इसको। तत्पश्चात इस विलयन को हमने फिल्टर पेपर से छान लिया। प्राप्त विलयन का पूर्व में भार ज्ञात करके भार ज्ञात की हुई पेट्री डिश पर ओवन के अंदर 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर सूखने के लिए इसको रख दिया। उसके बाद में सामान्य तापमान पर इसका भार ज्ञात कर लिया। अब है ठंडी विधि। ठंडी विधि क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क जो होता है उसके अंदर 25 ग्राम औषधि का यकृत चूर्ण लिया, वही 200 ml हमने सॉल्वेंट लिया और कॉर्क लगा दिया और शेकर मशीन के अंदर 12 घंटे तक उसे शेक किया। उसके बाद हमने क्या किया, फिल्टर पेपर से उसको छान लिया और पेट्री डिश के अंदर सुखाने के लिए इसको, जो पूर्व में भार जिसका अपन ने माप लिया, उसके बाद उस पेट्री डिश के अंदर हमने इसका रखा और हॉट एयर ओवन के अंदर 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर सूखने हेतु इसे रख देते हैं। तत्पश्चात इसका भार ज्ञात कर लेते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेशन की गई है देखना। ली गई औषध का भार जो हमारे पास था 25 ग्राम, वो था वाई। रिक्त पेट्री डिश का भार जब था तो वो था W1, और जब हमने औषध डाली और फिर पेट्री डिश का भार जो हो गया वो गया W2। तो शुद्ध एक्सट्रैक्ट का अगर भार जानना है हमें, तो W2 में से अगर इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा भार, तो उससे हो गया W। शुद्ध एक्सट्रैक्ट का परसेंट ज्ञात करना है, तो भार में जितना परिवर्तन हुआ वो गुणा 100/Y, यानी कि औषधि का शुद्ध भार। नोट, विभिन्न द्रव्यों के एक्सट्रैक्शन प्रेशर में देखें, इसको छोड़िए। अगर औषध की एक्सट्रैक्शन की विधि आती है तो आपको ये करके आनी है। नेक्स्ट है विरुद्धाहार। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का, देखिएगा एक बार। विरुद्धाहार क्या होता है? सबने पढ़ा है कि विरुद्धाहार वह आहार जो दोषों को उत्कृष्ट तो कर देता है लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकालता है, उस आहार को बोलते हैं विरुद्धाहार। देखना, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को मिलाकर प्रयोग करने पर भेषज योगों में, यानी योग बन गया, या आहार द्रव्यों के अंदर विशिष्ट गुणों का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि दोनों द्रव्यों के आपस में गुण जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं। जो पृथक पृथक द्रव्यों में गुण नहीं पाए जाते हैं वो गुण 2 द्रव्यों को आपस में मिलाने पर उत्पन्न होते हैं। जैसे मधु और घृत है, दोनों के अलग अलग गुण अलग है और एक करने पे गुण अलग हो जाते हैं। मछली और दूध है, दूध और मूली होती है। कुछ द्रव्यों का संयोग शरीर के लिए हितकारी होता है तथा कुछ द्रव्यों का संयोग जो होता है शरीर के लिए अहितकर होता है, और वही अहितकर संयोग जो होता है उसी को हम विरुद्धाहार कहते हैं। क्लियर? देखिएगा, जो द्रव्य, अब ये आपको कोटेशन याद करना है, उत्क्लेश्य दोषान्नम हरेद द्रव्यम यतत समासतः विरुद्धम तद्धातुना प्रत्यनिकतया स्थितम। मतलब क्या है इसका, कि जो द्रव्य उत्क्लेश दोषान यानी दोषों को उत्कृष्ट तो कर देता है, बाहर निकालने के लिए प्रवृत्त कर देता है, परंतु उत्कृष्ट दोषों को बाहर निकाल नहीं पाता है, उसे बोलते हैं विरुद्ध। क्योंकि वह द्रव्य शरीर से रसादी धातु के प्रतिकूल होने पर भी शरीर में उपस्थित रहता है, यानी कि वह जो है द्रव्य हमारे शरीर के अंदर धातु जो है उनके विपरीत है बिल्कुल,
उनके गुणों के विपरीत है, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर के अंदर पड़ा रहता है। देखिएगा विरोध के कारण क्या होते हैं। विरोध का कारण है कि बलवान द्रव्यों के परस्पर या तो गुणों के अंदर, जो दो द्रव्य हमने आपस में मिक्सअप किए हैं उनके अंदर गुणों में विषमता है, या आपस में समानता है, या फिर गुणों की समानता या विषमता के कारण उनमें विरोध होता है, या फिर उनके संस्कार करने से, उनके संयोग, उनके देश काल स्वभाव से विरोध होता है। देख लेंगे कैसे होता है इनके अंदर, आगे हम एक एक चीज पढ़ेंगे, किस प्रकार संस्कार, संयोग, काल, देश, ये सब पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है, जैसे एक दो एग्जाम्पल देते हैं। दूध और कुल्थी, इन दोनों द्रव्यों का आपस में जब संयोग करते हैं तो गुणों के अंदर विषमता के कारण क्या होता है, विरोध होता है। क्यों होता है? अब गुणों के अंदर विषमता कैसे है देखना। दूध जो होता है वो मधुर, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है, लेकिन कुल्थी जो होती है रस में कसाय, वीर्य में उष्ण और विपाक में अम्ल होती है। तो एकदम क्या हुआ है, गुणों के अंदर बिल्कुल अपोजिट हो गई है। अब है दूध और पनस, दोनों के अंदर गुणों की समानता के कारण क्या होता है, विरोध होता है। क्योंकि दूध और कटहल, पनस मतलब कटहल, दोनों ही मधुर रस वाले, मधुर विपाक वाले और वीर्य में शीत होते हैं और गुणों में गुरु होते हैं। इसलिए आपस में गुणों में समानता के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे में विरोध होते हैं, विरुद्ध आहार होते हैं ये। अब दूध और मछली है, इन दोनों के अंदर गुणों की समानता भी है और विषमता भी है। देखना, क्योंकि दूध और मछली दोनों रस और विपाक में तो कैसी होती है, मधुर होती हैं, लेकिन वीर्य के अंदर दूध तो शीत है और मछली क्या है, उष्ण है। तो इनमें समानता भी है और विषमता भी है। इसके कारण क्या है, इनके अंदर विरुद्ध आहार है ये। तप्त घी, दधी सॉरी, अगर दही जो है उसे गर्म कर देते हैं तो गर्म किया हुआ दही कैसा होता है, संस्कार विरुद्ध होता है। घृत के अंदर अगर मधु मिलाते हैं, अगर असमान मात्रा में मिलाते हैं तो वो हमारे लिए हितकारी है, लेकिन उनको अगर समान मात्रा में मिला दिया जाता है तो वो मात्रा विरुद्ध कहलाते हैं। ये टाइप है सब विरुद्ध संस्कार के, पढ़ेंगे आगे अभी। उष्ण भूमि का जल, उष्ण भूमि से निकाला गया जल देश के विरुद्ध होता है। रात्रि में सत्तू का सेवन करना काल के विरुद्ध होता है, क्योंकि रात्रि में किया गया सत्तू गुरु होता है और अभिशंति होता है। इसलिए रात्रि में किया गया सत्तू विरुद्ध आहार है, किससे, काल से विरुद्ध आहार है। तोयांत रास्ते, यानी सत्तू खाने के पहले और बाद में जल का पान करना संयोग के विरुद्ध है। ये सब टाइप चल रहे हैं विरुद्ध आहार के। यवक का सेवन, यवक मतलब जई का सेवन करना स्वभाव विरुद्ध है। देखना, देह धातु के विपरीत गुण वाले, एक बात बताई थी मैंने जब हमने गुण पढ़ा था, तो मैंने ये बोला था कि जो द्रव्य, आहार द्रव्य या औषध द्रव्य हम बाहर से सेवन करते हैं उनमें भी वही गुण होते हैं जो गुण हमारे शरीर में होते हैं, समान गुण होते हैं। इसी कारण वो द्रव्य क्या करते हैं, अगर क्षय की कंडीशन है तब तो क्या करेंगे, सामान्य के सिद्धांत से वृद्धि को ला देंगे, हमारे शरीर के अंदर उन धातुओं की वृद्धि कर देंगे। और अगर वृद्धि है तो क्षय कर देंगे विशेष के सिद्धांत से, सामान्य और विशेष के सिद्धांत की पालना करते हुए। वही बात बता रहा है कि देह धातुओं के विपरीत गुण वाले द्रव्य शरीर धातुओं के विरुद्ध हो जाते हैं। यानी कि जिन आहार द्रव्य, औषध द्रव्यों के जो गुण हैं वो हमारी शरीर की धातु के विपरीत गुण वाले हैं, तो वही द्रव्य क्या होंगे, शरीर धातु के विरुद्ध हो जाते हैं। और कुछ परस्पर विरुद्ध गुण वाले और कुछ संयोग से विरुद्ध होते हैं, कुछ संस्कार से विरुद्ध होते हैं और कुछ देश से, मात्रा से, स्वभाव से विरुद्ध होते हैं। अब कैसे होते हैं समझते हैं आगे हम एक एक करके। अब देखना, ये वाला विरुद्ध आहार के प्रकार होते हैं 18। कैसे होते हैं, यच्चापि देश काल अग्नि मात्रा सात्वें अनिलादि भी संस्कारो वीर्यतश्च कोष्ठ अवस्था कर्मे रपि परिहारोपचाराभ्याम पाकात् संयुक्तो अपि च वृद्धम तच न हितम रद्द संपद विदिश्च। ये कोटेशन है। 18 प्रकार के क्या होते हैं, विरुद्ध आहार होते हैं, देश काल अग्नि मात्रा सात्वें दोष संस्कार वीर्य कोष्ठ अवस्था कर्म परिहार उपचार पाक संयोग हृदय संपद और विधि। एक एक करके पढ़ते हैं। देश विरुद्ध कैसे होता है, देश से विरुद्ध आहार कैसे होता है कि जंगल प्रदेश है,
इसके अंदर वृक्ष और तीक्ष्ण आहार द्रव्य खा रहे हैं अपन। तो जंगल के अंदर तो पहले से ही वात प्रकोपित रहती है और ऊपर से और वात को प्रकोप करने वाले आहार विहार खा रहे हैं। तो कैसा है? देश विरुद्ध है। आनुप है, उसमें कफ प्रदान रहता है और फिर इसमें रहते हुए हम स्निग्ध और शीत आहार द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, तो देश विरुद्ध है। क्लियर? काल विरुद्ध, शीत काल में शीत का सेवन और वृक्ष द्रव्य का सेवन कर रहे हैं। उष्ण काल है और उसमें पित्त पहले से बढ़ा हुआ है और फिर कटु और उष्ण आदि द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, तो काल विरुद्ध है। अब है अग्नि विरुद्ध। देखना, मंदाग्नि है। अग्नि 4 प्रकार की होती है: तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि। 4 प्रकार की अग्नियां बताई गई है। इन अग्नियों के अनुसार अगर भोजन नहीं कर रहे हैं, अगर किसी की मंदाग्नि है और उसको गुरु भोजन करवा दिया तो पचेगा ही नहीं। तीक्ष्णाग्नि है और लघु भोजन करवा दिया तो वो जल्दी पच जाएगा, तो उसे बोलते हैं अग्नि के विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध। मधु और घृत को समान मात्रा में मिलाना मात्रा विरुद्ध कहलाता है। साथ में विरुद्ध, कटु उष्ण आदि द्रव्य किसी को साथ में है, उसको मधुर और शीत द्रव्य का सेवन करवाते हैं, तो इसे कहते हैं साथ में विरुद्ध। दोष विरुद्ध, जो अन्न, औषध और कर्म वात पित्त कफ के समान गुण वाले हैं, उन्हीं का निरंतर सेवन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं दोष के विरुद्ध। अगर वात प्रकोप आहार खा रहे हैं, वात प्रकोप को औषध कर रहे हैं और वात प्रकोप कर्म कर रहे हैं हम, तो वो वात को बढ़ाएगा, तो ये कैसे हो गया? वो दोष के विरुद्ध हो गया। अब है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध वह है जो भोजन विष के समान होता है। जैसे अरंडी की लकड़ी के अंदर अगर हम मांस को भुन के खाते हैं तो उसे बोलते हैं संस्कार। इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं इसे हम। नेक्स्ट है वीर्य विरुद्ध। देखना, शीत वीर्य युक्त द्रव्य को उष्ण वीर्य के साथ मिलाकर सेवन कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं वीर्य विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध। देखना, क्रूर कोष्ठ वाला कोई व्यक्ति है, उसे अल्प भेदक और मंद वीर्य वाला द्रव्य दे दिया तो उसे विरेचन होगा? ढंग से नहीं होगा। और मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को गुरु और तीक्ष्ण विरेचन वाला द्रव्य दे दिया हमने, तो वो क्या हो गया? कोष्ठ विरुद्ध। ठीक है। अब आता है अवस्था विरुद्ध। अवस्था श्रम है, व्यवहार है, व्यायाम है, इनके अंदर लगे हुआ व्यक्ति है, तो इनके अंदर तो पहले ही वात बढ़ी हुई है और उसने वात प्रकोप का आहार विहार का सेवन किया है। आलसी पुरुष है, पहले से उसके अंदर कफ बढ़ा हुआ है आलसी पुरुष के अंदर, और उसने और कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर लिया, तो ये सब क्या है? अवस्था विरुद्ध कहलाता है। अब आता है कर्म विरुद्ध। जो पुरुष मल मूत्र का त्याग किए बिना, एक कर्म होता है, एक सीक्वेंस होता है कि सुबह हम उठते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद हम भोजन करते हैं, उसको छोड़ के बिना मलमूत्र का त्याग किए भूख लगे बिना ही भोजन कर ले, तो ये सब क्या हो गया? कर्म विरुद्ध होता है। क्या फिर जो अत्यधिक भूख लगने के बाद में भोजन करता है, तो ये सब कर्म विरुद्ध कहलाता है। नेक्स्ट है परिहार विरुद्ध। देखना, जो सुअर आदि के मांस को खाकर उष्ण जल का सेवन करता है, वो तो होता है परिहार विरुद्ध। इंपॉर्टेंट है ये। और एक है उपचार विरुद्ध, यानी कि घृत आदि स्नेह पान करने के बाद में कभी भी शीत द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। तो घृत आदि के बाद में तो शीत द्रव्य का सेवन कर लिया तो उपचार विरुद्ध है। सुअर के मांस के बाद में अगर उष्ण जल का सेवन कर लिया तो वो परिहार विरुद्ध है। आपस में करना चाहिए था अपोजिट है कि घृत आदि स्नेह का पान करते हैं, उसके बाद में हमें उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, होता ये है। लेकिन अगर शीत का सेवन कर रहे हैं हम तो वो उपचार विरुद्ध है। पाक विरुद्ध, दूषित लकड़ी, दुर्गंध अथवा लकड़ी की अग्नि से पकाया हुआ या अपक्व या अति पक्व या दग्ध चावल क्या कहलाता है? पाक के विरुद्ध कहलाता है। संयोग विरुद्ध, अम्ल रस है, उसको दूध के साथ मिलाकर सेवन कर लिया तो वो संयोग विरुद्ध है। हृदय विरुद्ध, जो मन के लिए अच्छा नहीं है, जो मन के लिए रुचिकर नहीं है, तो वह कैसा होता है? हृदय विरुद्ध। संपद विरुद्ध क्या होता है? नेक्स्ट, जिस द्रव्य में रस पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है
यानी जो कच्चा है अभी, यानी कि कच्चा आम एक तरह से, तो उसे बोलते हैं संपद विरुद्ध। तो उसे अगर सेवन कर लेंगे तो वो क्या होगा, दोषों को प्रकुपित करने वाला होगा, लेकिन बाहर नहीं निकालेगा। एक होता है विधि विरुद्ध, जो अन्य एकांत द्रव्य में ग्रहण नहीं किया गया उसे विधि विरुद्ध कहते हैं। किसी को आदत होती है एकांत में खाने की, अगर उसने एकांत में सेवन नहीं किया है तो वो है विधि विरुद्ध। अब है विरुद्ध आहार से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, एक बार यहाँ देखते हैं, फिर आगे अच्छे से समझ में आएगा ये, और अच्छे से समझा दूंगी। विरुद्ध आहार से नपुंसकता, अंधत्व, विसर्प एंड स्किन डिजीज तो होगी, जलोदर, विस्फोट, उन्माद, भगंदर, मूर्छा, मद, आदमान, गलग्रह, पांडु रोग, आम दोष। तो मेन आम दोष, एक नपुंसकता, एक स्किन डिसऑर्डर, और गिलास कुष्ठ ये स्किन डिसऑर्डर में आ गए, ग्रहणी उदर रोगों में आ गया, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पीनस और संतान दोष इसी से रिलेटेड हो गया नपुंसकता से, और मृत्यु आदि होते हैं। ये रोग विरुद्ध आहार से उत्पन्न होते हैं। एक बार यहाँ आगे एक बार अच्छे से हो जाएगा। अब आती है इंपॉर्टेंट है विरुद्ध आहार जनित रोगों की चिकित्सा। इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन यहाँ से। अगर विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोग होते हैं तो उनके अंदर वमन और विरेचन के द्वारा शरीर का शोधन करवाना चाहिए, तथा विरुद्ध आहार जो हमने सेवन किया है उसके विपरीत गुण वाले आहार द्रव्यों से रोगों का शमन होता है, यानी कि निदान का परिवर्जन करना चाहिए। अथवा पहले से ही अगर विरुद्ध आहार के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का संस्कारित करके प्रयोग करना चाहिए, जिससे भविष्य के अंदर विरुद्ध आहार जनित रोग उत्पन्न हो ही ना सके। वमन और विरेचन के द्वारा विरुद्ध आहार का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यदि विरुद्ध आहार अगर आमाशय के अंदर है तब तो वमन करा दो, और अगर पक्वाशय के अंदर है तो विरेचन करवा दो। नेक्स्ट है अहित आहार को त्याग करने की विधि। ये इंपॉर्टेंट है, देखना, ये आपने चरक में भी पढ़ी है। देखना, अगर अहित आहार का त्याग करना है तो पादांशिक क्रम में करना है, एक साथ नहीं छोड़ना उसको। यदि किसी को विरुद्ध आहार साथ में हो गया है तो उसे एक साथ नहीं त्यागना चाहिए। एक साथ त्यागने से उसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः विरुद्ध आहार को पादांशिक क्रम में ही त्याग करना चाहिए। यदि अहित आहार साथ में हो गया है तो कौन से क्रम का, पादांशिक क्रम या फिर चतुर्थांश क्रम में उसे त्यागना चाहिए। कैसे समझा दूंगी मैं एक बार ये। उसके स्थान पर चतुर्थांश क्रम से हितकर आहार का सेवन करना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर से ग्रहण करना चाहिए। इस विधि से व्यक्त दोष किसी को पीड़ा उत्पन्न नहीं करते और पदार्थों का क्रम से सेवन से उत्पन्न गुण स्थिर हो जाते हैं। देखना, चक्रपाणी ने क्या बताया है अहित आहार सेवन करने की विधि के अंदर। उन्होंने बताया है कि प्रथम दिन उसको सेवन करवाओ 3/4 तो अहित आहार और 1/4 हितकर आहार करवाओ उसको, ठीक है। फिर 1 दिन का गैप, ठीक है। दूसरे दिन पूरा अहित, 1 दिन का गैप आ गया। फिर तीसरे दिन और चौथे दिन 1/2 अहित और 1/2 अहित। 5वें दिन का गैप, 6वें दिन उसे 1/4 अहित और 3/4 हितकर, और फिर 7वें दिन उसे कराना 4 भाग हित, पूरा ही हितकर सेवन कराना। अहितकर क्या होगा, छूट जाएगा उसका। ये जो विधि बताई है पादांशिक क्रम में चक्रपाणी आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग बताई गई है। अब विरुद्ध आहार के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम। अब देखिएगा विहार। धूप और अग्नि से संतप्त प्राणी है, ठीक है। अग्नि से जस्ट आया ही है, धूप से और अग्नि से तप्त होके वो आया ही है, और उसे सहसा अचानक से जल के अंदर गोता लगा दिया, तो उसे कौन से रोग होंगे, त्वचा के और दृष्टि के हानि और तृष्णा की वृद्धि होती है उसमें। शरीर में थकावट उत्पन्न होने पर भी तत्काल भोजन करने से सर्दी रोग होता है। बोलने से उत्पन्न श्रम में तत्काल भोजन करने से स्वर भेद होता है, और मधु पीकर गर्म जल का पान करना अहितकर होता है। अब देखना, विरुद्ध आहार से होने वाले रोग।
अगर विरुद्ध आहार वात को प्रकोपित करने वाला है तो कौन से रोग होंगे? वातज रोग, आदमान, अग्निमांद्य, उदरशूल और मद रोग होंगे। और अगर पित्त को प्रकोपित करने वाला है वो विरुद्ध आहार, तो विसर्प स्किन डिजीज होंगे पित्त के कारण, विस्फोट होगा, ज्वर होगा, पित्त के कारण होता है, अम्ल पित्त और त्वचा के विकार मेन है स्किन डिजीज होगी। और अगर कफ को प्रकोपित करने वाला है तो पांडु होगा, आम दोष होगा, पीनस, गलग्रह और शोथ होंगे। और जो विरुद्ध आहार त्रिदोष को कुपित करने वाला होता है उसके कारण क्या होता है? उन्माद, नपुंसकता, भगंदर, अशरोग हो गया एक तरह से, जलोदर और आम दोष, संतान दोष और मृत्यु होती है। अब है कि आधुनिक मतानुसार वृद्ध द्रव्यों की असंयोजकता 3 प्रकार की बताई गई है। यहां से क्वेश्चन आता नहीं है, अगर जनरली तो नहीं पूछते हैं, अगर बाई चांस पूछते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक संयोजकता पूछ ली जाती है कि भौतिक, रासायनिक या भेषज गुण की संयोजकता बताइए, विरुद्ध द्रव्यों की संयोजकता बताइए। देखना, भौतिक असंयोजकता क्या होती है? सॉरी, भौतिक असंयोजकता, असंयोजकता औषध द्रव्यों को मिश्रित करके पेय रूप में प्रयोग करने पर जल के साथ अविलेय रूप, जो औषध का जल के साथ अविलेय रूप होता है उसे बोलते हैं भौतिक असंयोजकता। जैसे राल है, गंध विरोचा है, तिल तेल है, घृत है, इनको जल के अंदर घोलते हैं तो क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे? ये विलेय होंगे। नेक्स्ट है रासायनिक असंयोजकता। देखना, जब 2 द्रव्यों को एक साथ मिलाकर प्रयुक्त करते हैं तो उनमें परस्पर रासायनिक क्रिया होने की संभावना रहती है। ऐसे द्रव्यों को एक साथ प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षार द्रव्यों को, जैसे कि एग्जाम्पल है कि क्षार द्रव्यों को अगर अम्ल द्रव्यों के साथ प्रयोग करेंगे उदासीन हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हरिद्रा को यानी हल्दी को हम चूने के पानी के साथ मिलाकर पीते हैं तो मिश्रण मिश्रण का रंग लाल कलर का हो जाता है, रक्त कलर का हो जाता है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक असंयोजकता। भेषज गुण असंयोजकता, जब अब तक तो 2 ही कर रहे थे द्रव्य, अब 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को एक साथ प्रयुक्त करते हैं तो दोनों द्रव्य आपस में परस्पर विपरीत कर्म करते हैं, उसे बोलते हैं भेषज असंयोजकता। जैसे दंती है और धातकी है, तो दंती तो क्या करेगी? विरेचन कर्म करेगी, और धातु क्या करेगी? स्तंभन कर्म करेगी। तो दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में विपरीत कर्म कर रहे हैं, इसे बोलते हैं भेषज गुण असंयोजकता। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।